हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा फ्री रेडिकल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के बारे में। ये हमारा इंटरमीडिएट के ऊपर सेकंड क्या होगा, वीडियो होगा। तो चलिए बात करते हैं किसकी, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की। इसे कहेंगे मुक्त मूलक मध्यवर्ती। आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, और हिंदी भाषा में कहे तो मुक्त मूलक मध्यवर्ती है। हमने जैसे कार्बोकैटायन में बात की थी, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद में टाइप के बारे में, थर्ड बात करेंगे किसके बारे में, इनकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे, फोर्थ में इनके प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, और लास्ट में इनके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के बारे में। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम ले यहाँ पे मैथिल फ्री रेडिकल। ये है एक मैथिल फ्री रेडिकल है। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, कुछ इस तरीके से। ये हाइड्रोजन तो ऐसे जुड़े होंगे, और इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इस ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, पी ऑर्बिटल कहेंगे, पी ऑर्बिटल। अब इस कार्बन पे क्या करना है, हमें हाइब्रिडाइजेशन को देखना है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल होते हैं बच्चों किसके, एन के। एन क्या है यहाँ पे, एन है स्टेरिक फैक्टर। तो अगर मैं इस मैथिल फ्री रेडिकल की बात करूं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। 3 का मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। यानी ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट बात करें इसकी शेप कैसी होगी, तो इसकी शेप होती है, जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उनकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगी, इसकी शेप होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के बॉन्ड एंगल के बारे में। तो जो ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं उनमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। इसका मतलब है इस फ्री रेडिकल में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। फिर से देखते हैं क्या पढ़ा है इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल के तौर पे किसको लिया है, मैथिल फ्री रेडिकल को लिया है। मैथिल फ्री रेडिकल में अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और साथ ही साथ इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का, यानी 120 डिग्री का होगा। ये हो गया इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। तो हमारी अगली हेडिंग क्या होगी, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो ये बिल्कुल किसके सिमिलर होगा, कार्बोकैटायन के सिमिलर होगा। अगर आपने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से कार्बोकैटायन क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वैसे ही फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट भी क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे साथ बने रहिए।
जिन्होंने भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो हमारे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। आगे देखिए टाइप ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में, यानी फ्री रेडिकल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, और इसे कहेंगे 3 डिग्री फ्री रेडिकल, यानी कौन सा डिग्री वाला है, सॉरी 1 डिग्री क्या है, फ्री रेडिकल है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लेते हैं एथिल फ्री रेडिकल, ये है एथिल फ्री रेडिकल, ठीक है। एथिल फ्री रेडिकल में क्या है बच्चों, जिस कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, उसके पास में कितने कार्बन और अटैच हैं, तो सिर्फ एक ही कार्बन क्या है, अटैच है। इसका मतलब ये है कि ये कौन से डिग्री हो गया है, ये 1 डिग्री हो चुका है। कौन है ये है एथिल फ्री रेडिकल, एथिल फ्री रेडिकल, फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंडरी के बारे में। तो ये है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल के बारे में। सेकेंडरी फ्री रेडिकल को क्या कह सकते हैं, 2 डिग्री वाला मुक्त मूलक कह सकते हैं। चलिए इसके एग्जांपल के तौर पे क्या लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्या, आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। ये है आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा फ्री रेडिकल जिसके पास में क्या होगा, कार्बन के ऊपर क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके साथ 2 और मेथिल ग्रुप जब क्या होंगे, अटैच होंगे, या फिर 2 कार्बन और अटैच होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री कहेंगे। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है बच्चों आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। इसका मतलब है ये किस टाइप का फ्री रेडिकल है, तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में, थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा टर्सरी फ्री रेडिकल। इसे कहेंगे क्या, 3 डिग्री मुक्त मूलक, यानी ये कौन सी डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, तो ये है टर्सरी ब्यूटिल, ये है टर्सरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल, टर्सरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल है। चलिए तो इस फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो कितने कार्बन से और अटैच है, तो वो 3 कार्बन से और अटैच है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे 3 डिग्री फ्री रेडिकल कहेंगे। तो ये कौन से डिग्री का है, 3 रेडिकल, यानी 3 डिग्री क्या है, फ्री रेडिकल्स है। ये हो चुके हैं किसके, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल के। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। देखिए फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है, यानी मुक्त मूलक का स्थायित्व है, वो किस पे निर्भर करता है, तो 2 फैक्टर पे निर्भर करेगा। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और सेकंड फैक्टर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। यानी फर्स्ट फैक्टर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी अति संयुग्मन, और दूसरा जो होगा वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव। क्या है इसका दूसरा टॉपिक है। अब बात करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो क्या होगा +H होगा, और दूसरा क्या होगा -H होगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो फ्री रेडिकल है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के +H से क्या होगा, स्टेबल होगा,
या फिर क्या होगा -H से क्या होगा स्टेबल होगा, वो देखते हैं। तो देखिए मैंने कहा था कि जो फ्री रेडिकल होते हैं, ये फ्री रेडिकल मैंने ले लिया है और इस पर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल का मतलब होता है एक ऐसा रूल जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कर रही है स्ट्रक्चर, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रही है। और ऑक्टेट वाले क्या होते हैं, हमेशा स्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्पीसीज क्या नहीं कर रही है, ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रही है। देखिए कैसे निकालेंगे, कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दो क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या है बच्चों, एक है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कुल मिला के इसके वैलेंस शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। और वैसे भी फ्री रेडिकल वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। इसलिए ये जो क्या होगी स्टेबिलिटी होगी फ्री रेडिकल की, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो +H पे डिपेंड करेगी। जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो क्या करते हैं +H को, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो -H से स्टेबल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होगा +I और दूसरा क्या होगा -I इफेक्ट होगा। +I का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसा ग्रुप जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करे वो तो दिखाएगा क्या +I, और जो खींचने का काम करेगा वो क्या दिखाएगा -I इफेक्ट दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो क्या है, ये मेरा जो फ्री रेडिकल है वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, वो +I पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। लेकिन इन दोनों फैक्टर में सबसे पहले किसको देखेंगे हम, हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे, और सेकंड नंबर पे किसको देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को। चलिए कंपेयर करते हैं एक एग्जांपल के साथ। सबसे पहले पढ़ते हैं किसको, हाइपर कॉन्जुगेशन को। हमें पता है ये कौन है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये है 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, तो क्या देखेंगे, +H को देखेंगे, और +H को कैसे देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये हम पढ़ चुके हैं किसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ चुके हैं, जिसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अगर बात करें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो अल्फा हाइड्रोजन ये कार्बन जिसपे क्या लगा हुआ है फ्री रेडिकल, ये कैसा है, मेन कार्बन है। पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो कौन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब है नंबर में होंगे ये 3। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन किसके अंदर, 2 डिग्री वाले में कितने होंगे, तो कितने हैं यहाँ पे 6 होंगे, और लास्ट वाले में क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन 9 होंगे। इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, यानी अल्फा हाइड्रोजन के नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो क्या होगा +H इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और अगर +H बढ़ रहा है तो क्या होगी, जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, और 1 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। ये किसने बताया है, हाइपर कॉन्जुगेशन ने। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अगले टॉपिक की, जिसका नाम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो इंडक्टिव इफेक्ट पर कैसे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल सेम रखते हैं
और समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। देखिए हमने क्या समझा है, इंडक्टिव इफेक्ट कौन से वाला देखेंगे, प्लस आई वाला देखेंगे। इसका मतलब ये है कि प्लस आई किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पर। तो देखिए जिस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, रेडिकल, उसके पास में क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है, मैथिल ग्रुप है। अगर बात करें 2 डिग्री पे तो यहाँ पे मैथिल ग्रुप के नंबर कितने हैं, 2 हैं। और लास्ट वाले में क्या है, मैथिल ग्रुप के जो नंबर है वो 3 क्या है, मैथिल ग्रुप है। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर ये बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और अगर ये बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप किसको देखना चाहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है ये देखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कंप्लीट क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, स्टेबिलिटी के बाद बात करते हैं कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पे तो डिपेंड करती ही है, साथ में ये एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है जिसका नाम क्या है, रेजोनेंस है। तो थर्ड टॉपिक क्या होगा, इसमें होगा थर्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस इसके लिए एग्जांपल चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे एलाइलिक फ्री रेडिकल की। तो ये पोजीशन कौन सी वाली, डबल सिंगल रेडिकल, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इस पोजीशन को तो एलाइलिक पोजीशन कहेंगे। अगर इस एलाइलिक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे कार्बोकैटायन कहेंगे, एलाइलिक कार्बोकैटायन। अगर इस पर रेडिकल होगा तो उसे एलाइलिक फ्री रेडिकल कहेंगे। और अगर इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो उसे एलाइलिक कार्ब एनाइन कहेंगे। तो ये किस टाइप का है, ये है एलाइलिक फ्री रेडिकल है। तो अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें पता है रेजोनेंस जब पढ़ते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, डबल, सिंगल और रेडिकल भी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो किस तरीके से रेजोनेंस करते हैं, तो याद रहे फ्री रेडिकल में जो रेजोनेंस दिखाएंगे उसके लिए जो एरो यूज करेंगे वो कैसे होंगे, हाफ एरोज होंगे, उनसे शो करेंगे। तो देखिए क्या होगा, अगर एक डबल बॉन्ड बनाना होता है तो एक डबल बॉन्ड बनता है 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। जैसे हम इनकी क्या करेंगे, ब्रेकिंग करेंगे तो क्या होगा, एक तो यहां आ जाएगा और दूसरा वाला अगले कार्बन पे। अब ये पास में रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये भी क्या करेगा बच्चों, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब है इस फर्स्ट कार्बन पे तो आ जाएगा रेडिकल और ये दोनों मिलके, ये दोनों रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसका मतलब है ये जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बन चुकी है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन चुकी हैं नंबर में 2 बन चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, और उस एग्जाम्पल का नाम है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। इसकी बात करते हैं तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल का मतलब है बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसे क्या कहेंगे, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल कहेंगे। चलिए तो ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं, तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, डबल, सिंगल और ये है रेडिकल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगले कार्बन पे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, रेडिकल यहां जाएगा और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो अगले में क्या होगा, फिर से बच्चों ये वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसका मतलब है अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसी बनेगी,
डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा रेडिकल, ये मिलके बना लेंगे डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा CH2। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या होगा, डबल सिंगल फिर रेडिकल है तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और अगले वाले पे क्या होगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेंगी, यहाँ जाएगा रेडिकल, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा क्या, CH2 आएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, तो फिर से ये डबल सिंगल और क्या है, रेडिकल, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, CH2 पर आ जाएगा। तो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और रेडिकल इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एज इट इज वैसे की वैसे। तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कितनी बन चुकी है नंबर में, तो ये बन चुकी है 5। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 5 है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, एलाइलिक फ्री रेडिकल से। तो रीजन क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितनी ज्यादा होंगी क्या होगा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो एलाइलिक फ्री रेडिकल में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कितनी है, सिर्फ 2 है। और अगर बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की बात करें तो कितनी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की होने की वजह से बेंजाइलिक फ्री रेडिकल क्या है, ज्यादा स्टेबल है, जबकि एलाइलिक फ्री रेडिकल क्या है, कम स्टेबल है। तो इसे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल है, हमें क्या करना है, फॉलोइंग फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वो आपको स्ट्रक्चर देके भी क्या पूछ सकता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ सकता है। तो एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, फिफ्थ है और सिक्स है ये जो एग्जाम्पल है वो आपके बुक में भी मेंशन है, तो वहां से भी इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, क्या होता है, 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है रेजोनेंस, सेकंड होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस है वो डोमिनेंट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन पे और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट होगा इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो सबसे पहले तो हम रेजोनेंस देखेंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और थर्ड नंबर पे देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, डबल सिंगल रेडिकल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर रेजोनेंस क्या नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा फैक्टर देखेंगे क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं नंबर में, 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, यानी यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं।
देखिए बच्चों, न तो ये डबल सिंगल रेडिकल वाला केस है, यानी रेजोनेंस तो यहाँ नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या कहेंगे हम, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, मेन कार्बन के पास वाले कार्बन पे क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक ही कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। इसका मतलब है अगला फैक्टर देखेंगे कौन से वाला, इंडक्टिव इफेक्ट। और हमें पता है कि CH3 रेडिकल जो है वो कैसे होते हैं बच्चों, वो होते हैं प्लस आई दिखाने वाले। ठीक है, तो आगे क्या होगा, यानी ये प्लस आई भी नहीं दिखाएंगे। लास्ट वाला क्या होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, किसमें, CH3 रेडिकल में। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ पे न तो रेजोनेंस हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन 2 है और इन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है। तो हमें पता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, रेजोनेंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये रिंग क्या दिखा रही है, रेजोनेंस दिखा रही है। और ये वाला ग्रुप जो है CH3 क्या दिखा रहा है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। यानी दो दो इफेक्ट क्या कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, और यहाँ पे भी क्या है, रेजोनेंस है। तो सबसे ज्यादा फैक्टर किसका है, रेजोनेंस का, फिर किसका होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन का, और थर्ड नंबर पे होगा इंडक्टिव इफेक्ट का। तो सबसे पहले जिसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब है 6 वाले की स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या है, 3 + R यानी रेजोनेंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, अगला क्या है, जिसमें R भी है और H भी है, वो क्या होगा, सेकंड नंबर पे होगा। फिर जिसमें क्या है, सिर्फ R है, वो कौन से नंबर पे होगा, 4th नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनमें से किसका होगा, तो दूसरे नंबर पे कौन है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 है, यानी थर्ड वाले का नंबर उसके बाद होगा, फिर फर्स्ट वाला। और सेकंड वाले में कोई इफेक्ट नहीं होने की वजह से सेकंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम स्टेबिलिटी होगी। ऑर्डर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अगले टॉपिक के बारे में, और उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यानी मुक्त मूलक बनाने की विधियां। सबसे पहले बात करते हैं मुक्त मूलक कैसे बनते हैं। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, बंध विखंडन के बारे में। बंध विखंडन क्या होता है कि जब बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, बंध विखंडन कहेंगे। ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है होमोलाइटिक और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब होता है समांश बंध विखंडन। इसका मतलब है कि जब भी बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, हर एटम के पास यानी पर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो उसे क्या कहेंगे, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहेंगे। सेकंड है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसमें क्या होगा, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी एक एटम की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह दिया है। मैंने ये कहा है ए और ए के बीच में क्या है बच्चों, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है, एक पेयर काम करता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा ए पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ए पे चला जाएगा, यानी पर एटम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ऐसे में हमें क्या मिल जाएंगे बच्चों, हमें ए रेडिकल यानी ए मुक्त मूलक मिल जाएगा। और इस मुक्त मूलक के बनने के बॉन्ड क्लीवेज को हम क्या कहते हैं, इसे हम होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यानी समांश बंध विखंडन कहेंगे, समांश बंध विखंडन। लेकिन अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है, ए और बी टाइप का है, और मैंने सिर्फ कंसीडर किया है कि जो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, जबकि बी की क्या है, कम है। तो ऐसे में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ ज्यादा मूव करेंगे, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। ऐसे में ए के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और बी के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को कहेंगे समान बंध विखंडन, यानी एक ऐसा बंध विखंडन जिसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी की तरफ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहेंगे। तो क्या होता है, फ्री रेडिकल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करने होंगे। तो पहला प्रिपरेशन मेथड, देखिए इसमें क्या होगा, हमें ये फ्री रेडिकल किसकी कंडीशन में बनाने हैं, तो फोटोकेमिकल, इन फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, H और H है, यानी H2 है, Cl2 है, ये क्या है मेरे पास एटम्स है। अगर मैं इनको कौन सी कंडीशन दूं, फोटोकेमिकल कंडीशन, दोनों को, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन की तरफ। इसका मतलब मुझे दो क्या मिल जाएंगे, H रेडिकल मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है Cl2, तो Cl2 में भी क्या होगा, सेम पैटर्न होगा, और यहाँ पे भी मुझे क्या मिल जाएंगे, दो Cl रेडिकल मिल जाएंगे। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर मैं क्या करूं, H2 और Cl2 को कौन सी कंडीशन दूं, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल का मतलब है प्रकाश रासायनिक स्थिति दूं, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम ये रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। मैंने क्या लिया है, मोनो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लिया है, और ये है Ag। ठीक है, इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, फोटोकेमिकल कंडीशन देंगे, तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन की तरफ तो क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और एक कहाँ चला जाएगा, इस Ag यानी सिल्वर के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, इस तरीके का फ्री रेडिकल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फ्री रेडिकल को जैसे हम फिर से क्या देंगे, फोटोकेमिकल कंडीशन देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कार्बन पे, और ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होके क्या बना लेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया है वो क्या बना लेगा, यहाँ पे ये मुक्त मूलक बना लेगा, और साथ में जो CO2 गैस है वो निकल जाएगी बाहर की तरफ। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्री रेडिकल। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे चेन टर्मिनेशन स्टेप कर सकते हैं, चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या होगा, यहाँ पे एक मेरे पास होगा H रेडिकल, और दूसरा क्या होगा, H रेडिकल ही होगा। ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट होंगे, और क्या बना लेंगे, यहाँ पे H2 गैस बना लेंगे। अगर मेरे पास H रेडिकल होगा,
या फिर Cl रेडिकल होगा बच्चों, ये भी क्या करेंगे आपस में मिलके क्या बना लेंगे, यहाँ पे HCl बना लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मेरे पास क्या होगा, O रेडिकल होगा, यानी OH रेडिकल होगा और OH रेडिकल होगा, ये भी आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना लेंगे। इस तरीके की रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी वाली प्रॉपर्टी है इसमें, सेकंड है डिस प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होती है ये रिएक्शन, तो देखिए मेरे पास है एथिल रेडिकल्स और ये नंबर में है दो रेडिकल्स हैं। तो किस तरीके से रिएक्शन करेंगे ये, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे क्या है बच्चों, CH3 है, तो हम इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, CH2H इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्लीवेज करेगा, ये हाइड्रोजन क्लीवेज करेगा, एक रेडिकल इस पे आ जाएगा और एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा, और ये वाला रेडिकल क्या करेगा बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसका मतलब है सबसे पहले क्या बन जाएगी, इथीन बन जाएगी। अब जो H रेडिकल यहाँ पे निकला था वो क्या करेगा बच्चों, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, यहाँ पे साथ में ही एक एथेन का मॉलिक्यूल बना लेगा। यानी जब फ्री रेडिकल क्या करते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनते हैं, इथीन भी बनते हैं और साथ ही साथ क्या बनते हैं, इथेन भी बनते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। हमने इस टॉपिक में क्या क्या कवर किया है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन किया है, नेक्स्ट किया है टाइप ऑफ फ्री रेडिकल, थर्ड किया है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फोर्थ है प्रिपरेशन मेथड और लास्ट फिफ्थ है केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आगे से आगे क्या कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बच्चे इनका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।